नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम ने एक्स पर कहा कि वह इस संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह झारखंड में 3 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह गिरिडीह, गांडे और डुमरी विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज निरसा, बोकारो और बेरमो विधानसभा में चुनावी रैलियां करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज होगा। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद यह चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खींची उम्मीदवार हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकूरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने अमन विहार से पार्षद रविंद्र भारद्वाज को उतारा है, तो वहीं भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने माइकल नगर के हवाई अड्डे के पास थे तो लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट के पास एक बहुमंजिला फ्लैट पर भी छापा पड़ा है। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के शाखा द रेजिडेंट्स फ्रंट से जुड़े एक आतंकी आदिल मंजूर लंगू की अचल संपत्ति कुर्क की। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल हो गया। राजधानी के कई स्थानों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट की ओर से नियुक्त एमएक्स क्यूरी वकील ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। अपराजिता सिंह ने कहा कि कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर अमल होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में धुंध की स्थिति के कारण लो विजिबिलिटी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों से उड़ान के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। वाराणसी में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भी कोहरे की चादर देखने को मिली। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में धुंध छाई है। उनका कहना है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से भारत की तकनीकी क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं में बेहतरी होगी। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने आकाशीय संघर्ष में रणनीतिक तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का पहला संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय नौसेना पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का संचालन
20 और 21 नवंबर 2024 को करने के लिए तैयार है। सी विजिल का चौथा संस्करण भौगोलिक पहुंच और भागीदारी के परिणाम दोनों के संदर्भ में अभूतपूर्व पैमाने पर होगा। विजन फॉर विकसित भारत 2024 इस बार गुरुग्राम में 15 नवंबर से होने जा रहा है, जिसे भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि विविभा 2024 के एक भाग के रूप में भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ता 10 लाख से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचे। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी वे भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के निमंत्रण पर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के अहम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शांति वन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रियंका गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राजीव शुक्ला सहित अन्य नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक और परिचालक की मौत हो गई है। गीदम की ओर से जगदलपुर जा रही एम्बुलेंस खराब खड़ी ट्रक में जा घुसी। हरियाणा सरकार में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला लागू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत आज से मध्य प्रदेश के सभी बूथों के बूथ अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर बलिया में भी दीपोत्सव होगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के शिवरामपुर घाट पर 21,000 दीप जलाए जाएंगे। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने समरवता गांव में एक मतदान केंद्र पर एसडीएम के साथ मारपीट करने का बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा ने कहा है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बहरीन के सखर एयरबेस पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया। बाकू में जारी COP29 के दूसरे दिन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे द्वारा बुलाई गई बैठक में भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नरेश पॉल गंगवार शामिल हुए। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 57 अंकों की बढ़त के साथ 77,748 पर, वहीं निफ्टी 16 अंक चढ़कर 23,575 के करीब रहा कारोबार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा ने कहा है कि देश डिजिटल क्रांति के मामले में अग्रणी है और वित्तीय प्रौद्योगिकी डिजिटल भुगतान को रफ्तार दे रही है। माइकल देबव्रत पात्रा ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में देश की जीडीपी का 10वां हिस्सा है, वहीं 2026 तक इसके जीडीपी का 5वां हिस्सा बनने की संभावना है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने साथ ही कहा कि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण से कागज के इस्तेमाल में 84 टन की कमी आई है। ग्राहकों के बैंकों तक आने जाने में 4 लाख लीटर ईंधन की भी बचत हुई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में 1 दिवसीय वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने किया। सम्मेलन का विषय विकास के लिए हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य आरएलबी के निधि आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में IGDC के उद्घाटन समारोह में कहा कि गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 230 स्थानीय निजी FM रेडियो चैनलों की नीलामी की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। सर्विस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2028 तक रोजगार करने वालों की संख्या बढ़कर 45.72 करोड़ हो जाएगी। वहीं 2023 में यह संख्या 42.37 करोड़ थी। रिपोर्ट के अनुसार उभरती हुई तकनीक भारत के प्रमुख विकास क्षेत्रों में प्रभाव को बदल देगी। इससे 2028 तक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 27.3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान सालाना 20 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों यानी कि मध्य वर्ग पर टैक्स का बोझ हुआ कम। ITR के आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों की व्यक्तिगत सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा रही है, उनकी संख्या बढ़कर 2023-24 में 9.3 लाख हो गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक्स पर पोस्ट कर BSNL की डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की घोषणा की। ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी कंपनी टीम लीज एडिटेक ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता किया है। MOU 2 साल की शुरुआती अवधि के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया है कि टीम लीज एडिटेक और इससे संबंध एजेंसियां NCS पोर्टल पर नौकरी की रिक्तियों को पोस्ट करेंगी और भर्ती अभियान चलाएंगी। त्योहारी मांग के दम पर यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर 2024 में सालाना आधार पर मामूली 0.9% बढ़कर रिकॉर्ड 3,93,238 इकाई पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक दोपहिया वाहनों की बिक्री अक्टूबर में 14.2% बढ़कर 21,64,276 इकाई पहुंच गई है। यह अक्टूबर में अब तक की सर्वाधिक बिक्री है। श्रीलंका में आज नई संसद के चुनाव के लिए संसदीय चुनाव हो रहे हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें मतों के जरिए 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची में 29 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। डोमिनिका ने यह घोषणा की है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर, जहां भारत डोमिनिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जा रहा है। डोमिनिका ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सर्वोच्च पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
और हमारे संवाददाता सुधाकर दास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, भारत के लिए एक बड़ी खबर, डोमिनिका ने किया घोषणा, देश का सबसे बड़ा उनका सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। जी भावना, एक बड़ी खबर देश के लिए, और डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है कि पीएम मोदी को ये सम्मान जो भारत और कैरिकॉम समिट, इंडिया कैरिकॉम समिट गुयाना में 19 से 21 नवंबर के बीच होने वाला है, उस दौरान ये सम्मान दिया जाएगा। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत डोमिनिका संबंधों को लेकर जो काम किया है, जिस तरह से कोविड के दौरान एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर, हम जानते हैं सिर्फ डोमिनिका ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे तमाम छोटे देश जिनकी पहुंच नहीं थी वैक्सीन तक, वहां पीएम मोदी ने देश की वैक्सीन पहुंचाई, कोविड वैक्सीन पहुंचाई। तो उसको लेकर विशेष तौर पर ये सम्मान पीएम मोदी को दिया जा रहा है। और डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक तरह से ये एक्सप्रेशन है डोमिनिका के ग्रेटिट्यूड का पीएम मोदी के प्रति। वो एक सच्चे पार्टनर है डोमिनिका रिपब्लिक के। तो इस तरह से हम जानते हैं पीएम मोदी को कई और देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर खास तौर से जो दुनिया के छोटे देश हैं उनकी तरफ से इस तरह की पहल होना। और हम जानते हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी किस तरह से हमेशा तत्पर रहे हैं, और दुनिया के कई छोटे देश, आज दुनिया में कोई भी मुद्दा हो ऐसा जहां विकासशील देशों की बात हो, छोटे देशों की बात हो, तो पीएम मोदी उसके सबसे मुखर लीडर, एक मुखर प्रवक्ता रहे हैं, उनकी आवाज उठाते रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोविड एक बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने थी, और उस दौरान पीएम मोदी ने डोमिनिका की जिस तरह से मदद की, खास तौर से उसके लिए और भारत डोमिनिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक सच्चे पार्टनर के तौर पर, इसलिए भी पीएम मोदी को जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है डोमिनिका का, वो प्रदान किया जाएगा अगले हफ्ते। जी भावना। जी सुधाकर, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका की तरफ से घोषणा करना कितना बड़ा कदम है उन दोनों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से। और साथ ही साथ हमने सुधाकर ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना भी कई देश कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो सऊदी अरब ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, पैलेस्टाइन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, मालदीव का हाईएस्ट जो नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन, ऑर्डर ऑफ जायद जो संयुक्त अरब अमीरात का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भी लीजन ऑफ मेरिट हो, या ऑर्डर ऑफ फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो, पापुआ न्यू गिनी, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, भूटान, कई देशों की तरफ से उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और आज हम जानते हैं कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता के रूप में दुनिया में माने जाते हैं जो ग्लोबल गुड के लिए, जो एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम के लिए, दुनिया को एकजुट करने के लिए, दुनिया की जो चुनौतियां हैं, चाहे पर्यावरण की चुनौतियां हैं या आज जो संघर्षों की चुनौतियां हैं, उसको अगर कोई एक नेता हल कर सकता है, उस नेता उसको कहीं लीड कर सकता है उन तमाम चीजों को, तो उसमें पीएम मोदी का नाम लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक और देश जिसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करने का ऐलान किया है। तो बेहद ही गर्व की खबर है भारत के लिए, जहां डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। सुधाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस 100 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस बार 1,70,00,000 से अधिक मतदाता हैं जो संसद में प्रवेश करने के इच्छुक 8,800 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और ये खबर आ रही है श्रीलंका के चुनावों से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के दिन डाक मतों की गिनती शाम 4 बजे शुरू होगी और नियमित वोटों की गिनती शाम 7 बजे के करीब शुरू होने की उम्मीद है।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मुलाकात की है। बैठक में सबसे पहले बाइडेन ने बात की और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के महत्व पर जोर दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक में कहा कि राजनीति कठिन है, लेकिन उन्होंने सुचारू हस्तांतरण के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद अपनी नई टीम बनाने में जुट गए हैं। ट्रंप ने पूर्व कांग्रेस सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया। वहीं ट्रंप ने अगले अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को नामित किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जन्मे 53 वर्षीय मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा और करीबियों में से एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य मैट गैट्स को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नामित किया। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के दौरान इजराइल के 6 सैनिक मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके भी मारे गए। इजरायली सैनिकों की मौत पर इजराइल के रक्षा मंत्री यजराइल कैट्स ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सैनिकों की मौत पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच को 11 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 की बढ़त हासिल की। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 219 रन बनाए थे। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार 107 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। तिलक वर्मा ने अपनी पारी में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से 107 रन जड़े। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कुमामोतो मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेले ली से भिड़ेंगी। वहीं कुमामोतो मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। राजगीर में चल रहे महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता आज दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीम आमने सामने होगी। दिल्ली में 15 नवंबर से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य इकाइयों के 1500 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर तपन पाणिग्रही ने कहा है कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एटीपी फाइनल्स के ग्रुप दौर के मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज का सामना ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउस से होने वाला है। एटीपी फाइनल्स में खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कैस्पर रूड को 7-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अगले राउंड में जगह बना ली। उन्होंने रूस के आंद्रे रूबलेव को 6-3, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली के जानिक सिनर को एटीपी फाइनल के अगले दौर में पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 के अंतर से हराने में सफलता हासिल की। कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो को दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया है। फिल्म भूल भुलैया 3 के रिलीज के 13वें दिन 2 करोड़ 85 लाख रुपए बटोर लिए गए हैं। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 211 करोड़ से पार हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भूल भुलैया 3 के शानदार कलेक्शन के बाद मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी होस्ट की। इस मौके पर भूल भुलैया 3 की पूरी टीम आई नजर। बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही फिल्म सिंघम अगेन 13वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए का किया कलेक्शन। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 216 करोड़ को पार कर गई है। फिल्म अमरण ने रिलीज के 14वें दिन 3.1 करोड़ रुपए का किया कारोबार। इससे फिल्म की कमाई अब 167 करोड़ को पार कर गई है। प्रियंका चोपड़ा ने सिटाडेल सीजन 2 की शूटिंग पूरी होने पर टीम के साथ तस्वीर साझा की है। सिटाडेल सीजन 2 की शूटिंग के बाद वे टीम के साथ खाना खाती हुई आई नजर। अक्षरा सिंह को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। फिल्म वीर ज़ारा के 20 साल पूरे होने पर अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एक खास संदेश लिखा जिसमें उन्होंने फिल्म से मिली सीख के बारे में बात साझा की। ताहिर राज भसीन और आंचल सिंह की चर्चित वेब सीरीज ये काली काली आंखों का दूसरा पार्ट दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने जारी किया ट्रेलर।
प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर खान के दमदार अभिनय से सजी ऐतराज की सीक्वल ऐतराज 2 जल्दी सिनेमा स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। फिल्म महाअवतार में परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे विकी कौशल। ऑस्कर आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी लापता लेडीज। इस बीच लापता महिलाओं का नाम बदल दिया गया है। फिल्म को लॉस्ट लेडीज नाम से अकादमी पुरस्कार में भेजा गया है। तमिलनाडु में कंगुवा फिल्म के रिलीज के अवसर पर चेन्नई के रोहिणी थिएटर में अभिनेता सूर्या का विशाल कटआउट लगाया गया। इस दौरान फैंस ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाते हुए आए नजर। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के वकील ने उच्च न्यायालय में दावा किया है कि उन्हें उपहारों के अवैध स्रोत के बारे में जानकारी नहीं थी, जो कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का हिस्सा है। आयुष्मान खुराना ने अपने अमेरिकी संगीत दौरे को लेकर कहा कि यह संगीत कार्यक्रम उनके लिए घर वापसी जैसा है, क्योंकि वे कॉलेज के दिनों में संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति दिया करते थे। और हॉलीवुड स्टार जेरेमी रेनर अगले महीने 92वें हॉलीवुड क्रिसमस परेड के ग्रैंड मार्शल के रूप में उत्सव की सारी बागडोर संभालेंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।